Hello students, welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 396 to 420. Topic number 396 is about height of Mount Everest. तो देखो हाल फिलहाल में नेपाल और चाइना ने अलग अलग से माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने की कोशिश की अपने अपने साइड से, और उन्होंने अग्री किया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848.86 मीटर। तो ये लगभग 86 सेंटीमीटर हाइयर है एज इट वाज रिकॉग्नाइज सिंस 1954। 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने मेजरमेंट किया था माउंट एवरेस्ट का, और उसके हिसाब से हाइट थी 8848। ये एक्स्ट्रा 86 सेंटीमीटर ये नेपाल और चाइना जब मेजर करा है इन्होंने, तो इन्होंने एक्स्ट्रा 86 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अब दो कारण हो सकता है, या तो हिमालय की हाइट बढ़ गई हो इतने पीरियड में, क्योंकि सी कन्वर्जेंस जोन है तो थोड़ा बहुत तो हाइट बढ़ ही सकता है, या फिर हमने जो मेजर किया था 1954 में वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। चाहे जो भी कारण हो, नेपाल और चाइना ने अलग अलग मेजर करके माउंट एवरेस्ट की हाइट 0.86 मीटर या 86 सेंटीमीटर ऑफिशियली बढ़ा दी है। ठीक है जी। माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, और जो कि नेपाल और चाइना के यहाँ पे बॉर्डर पे है। तिब्बत साइड से भी आप आ सकते हैं, नेपाल में भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर इंडिया के हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो है K2 पीक, जिसको गुडविन ऑस्टिन कहते हैं। वो यहाँ पे है, देखो कहीं पे K2। उसकी हाइट है लगभग 8611 मीटर। इट इज़ इन काराकोरम रेंज, तो ट्रांस हिमालय में है, हिमालय के अंदर नहीं है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज में। इट इज़ इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। और सेकेंड हाईएस्ट है कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8586 मीटर। इट इज़ इन सिक्किम। इट इज़ पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ठीक है जी। तो चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 397 इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो इस तरह के छोटे मोटे सवाल क्या पता डायरेक्ट आ जाए, इसलिए मैं कवर कराते चल रहा हूँ, लेकिन इसके आने के चांसेस कम, इसलिए 1 स्टार दिया है। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करता है कि इंटरनेशनल NGO है जिसका नाम है जर्मन वॉच। और इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2020 में, उसमें इंडिया की रैंक रही है 10। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 9, इस साल थोड़ी सी रैंक खराब हो गई, हम 10 पे हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था स्वीडन, लेकिन उसको भी रैंक दिया इन्होंने 4। इन्होंने कहा कि कोई भी देश इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है कि 1, 2, 3 रैंक दी जा सकती है, तो नो वन हैज़ बीन गिवन दिस 1, 2, 3 रैंक। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इज स्वीडन, जिसको रैंक दी गई है 4। इंडिया को रैंक दिया गया है 10 अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड बाई जर्मन वॉच। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 398 स्कूल बैग पॉलिसी। तो देखो मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल बैग पॉलिसी बनाई है। स्कूल बैग पॉलिसी में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बच्चों के वेट से 10% से ज़्यादा उनका स्कूल बैग नहीं होना चाहिए इन जनरल। तो जो भी बच्चों का वेट है उस बॉडी वेट से 10% से कम ही होना चाहिए स्कूल बैग का वजन, और इसके हिसाब से अलग अलग क्लासेस के लिए उन्होंने अलग अलग स्कूल बैग का वेट कैटेगराइज कर दिया है। सब अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लास 10 के लिए 5 kg तक बैग होना चाहिए, क्लास 8, 9 का 4.5 kg होना चाहिए। इस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है कि अलग अलग एज के बच्चों के लिए अलग अलग वेट का स्कूल बैग होना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा प्रोविज़न लाया अंडर दिस नो स्कूल बैग पॉलिसी में कि देयर शुड बी नो होमवर्क टिल क्लास 2। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 399 ऑन साइट म्यूजियम्स। 3 स्टार टॉपिक है, ध्यान से देखना। क्यों है 3 स्टार अभी समझ आ जाएगा। पिछले साल जब भारत सरकार ने बजट रखा था, इस साल नहीं पिछले साल यानी कि 2020-21 का जब बजट रखा था, तो उस टाइम में भारत सरकार ने कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 5 ऐसे लोकेशन हैं जिनको ऑन साइट म्यूजियम बनाया जाएगा। देखो एक म्यूजियम तो होता है कि चीज़ों को उठा करके ले करके कहीं एक जगह पे रख दिया जाता है, ठीक है, तो वो तो ऑफ साइट म्यूजियम कहा जा सकता है उसको, या एक्स-सिटिव म्यूजियम। ये है ऑन साइट म्यूजियम, मतलब जहाँ पे जो चीज़ें हैं उसी को म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया जाए, चीज़ों को उठा करके आर्टिफैक्ट्स उठा करके कहीं और ना रखा जाए। तो ऑन साइट म्यूजियम 5 जगह बनाए जा रहे हैं। राखीगढ़ी इन हरियाणा, हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश, धोलावीरा इन गुजरात, अदिराचनूर इन तमिलनाडु, और 5वां है शिवसागर असम। बाकी 4 भूल जाओ चलेगा, APSC में याद रखना कि शिवसागर असम इज़ बीइंग डेवलप्ड एज ऑन साइट म्यूजियम अकॉर्डिंग टू द बजट प्रेजेंटेड लास्ट ईयर 2020-21। और शिव सागर के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तो आपको पता ही है कि उसको टैगलाइन क्या दिया गया है, सोलफुल शिव सागर। उसके अलावा इसी बजट में ये भी अनाउंस किया गया था कि ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा इन रांची झारखंड।
वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 400, नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हाल फिलहाल में यानी कि पिछले साल 2020 में बनाया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम ही था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वहाँ पे फ्लड को कैसे कम किया जाए और उसके इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट किया जाए, वो काम दिया गया था नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। और इसके वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग, इसके चेयरमैन हैं, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 401 इज़ अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो महाराष्ट्र पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। फॉर एग्जांपल एक क्रॉलर सॉफ्टवेयर लेकर के आए थे। क्रॉलर सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरपोल वाज ब्रॉट बाय महाराष्ट्र पुलिस। उसके अलावा उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लैक फेस बाय महाराष्ट्र पुलिस टू काउंटर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ये दोनों इनिशिएटिव हो सकता है आपसे APSC PT में पूछ ले कि कौन सा स्टेट है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए सब इनिशिएटिव लेकर के आया। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 402 इज़ अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे AK मिश्रा साहब, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस कारण से मैंने आर्टिकल कवर किया था, ध्यान से समझिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस के अंदर किए गए थे 1948 दिसंबर में। भाई 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किए गए थे कि ये अधिकार जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स होंगे। यूनाइटेड नेशन में आइडेंटिफाई किया गया था 10 दिसंबर को, और इसीलिए 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की तरह मनाया जाता है। इस साल का थीम है, 2020 का थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और फिर ये जो भी ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस में प्रपोज किए गए थे उनको हमारे देश में प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इसी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत ये बॉडी बनाई गई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं या मेंबर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन अ बेसिस ऑफ ए रिकमेंडेशन। That recommendation should come from a high power committee. That high power committee chaired by the prime minister. तो एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जिसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विल बी अपॉइंटेड। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 403 बेटर दैन कैश अलायंस। तो लगभग दुनिया की 75 गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन, इन्होंने मिल करके बेटर दैन कैश अलायंस एक इंटरनेशनल अलायंस बनाया है। दुनिया की 75 सरकारें और कुछ इंटरनेशनल NGOs और कंपनियों ने मिल करके बेटर दैन कैश अलायंस बनाया है, जिसका पर्पस ही है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। और इंडिया भी बेटर दैन कैश अलायंस का मेंबर है सिंस 2015, जब हमारे यहाँ पे जनधन योजना शुरू किया गया था और डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा था, डिजिटल करेंसी को, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन को। तो उस टाइम में फिर हमने भी बेटर दैन कैश अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 404 शहीद दिवस। तो 10 दिसंबर को हर साल हमारे स्टेट असम में शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर पिछले साल शहीद स्मारक क्षेत्र और शहीद उद्यान बनाया जा रहा है गुवाहाटी के अंदर, ताकि हमारे जो शहीद जो असम मूवमेंट के टाइम में हुए थे उनके याद में ये शहीद स्मारक क्षेत्र और शहीद उद्यान बनाया जा रहा है गुवाहाटी में। खारगेसर तालुकदार इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मर्टायर। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 405 इज अबाउट लोकसभा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो कितनी लोकसभा अभी तक बन चुकी है हमारे देश में? तो टोटल 17। जो पिछली वाली लोकसभा थी 2014 में, जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए थे, दैट वाज 16th लोकसभा। फिर जो 2019 में लोकसभा बनी, दैट वाज 17th लोकसभा। अगर UPSC के कैंडिडेट हो तो ये भी ज़रा देख लो कि कैसे लोकसभा की सीटिंग्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ घटी हैं, ठीक है जी। लेकिन APSC में इतना नहीं आएगा। APSC में एटमैक्स आ जाएगा कि कब तक कांग्रेस की सरकार थी। तो 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी। पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार कब आई? 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है जी।
उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है पहली बार बीजेपी की सरकार कब आई, जो करंट रूलिंग पार्टी है। वैसे बीजेपी नाम लिख करके तो नहीं देगा, लेकिन हाँ ऐसे ज़रूर पूछ सकता है कि पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार कब आई। आंसर विल बी 1977। पहली कौन सी थी नॉन कांग्रेस सरकार, आंसर विल बी जनता पार्टी अलायंस। तो ये सब कुछ चीज़ें ध्यान रखना। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 406 इज़ अबाउट मोरक्को एंड इजराइल। देखिए कैसा है, आपको एक बात अच्छे से याद होगा अगर आप पिछले साल से न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं कि कई सारे जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं और वो धीरे धीरे इजराइल के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और इजराइल को अब रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं एज ए कंट्री, जो पहले वो नहीं करते थे। तो इसमें 4 कंट्रीज़ ने पिछले साल इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है और उसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है। वो 4 कंट्री हैं यूएई, बहरीन, सूडान और चौथा कंट्री है अरबिक कंट्री मोरक्को। तो ये मोरक्को जो कंट्री है इट इज़ इन द वेस्टर्न सहारा रीजन, यहाँ पे है कि नहीं, और ये वेस्टर्न सहारा रीजन में है और इट वाज ए स्पेनिश कॉलोनी अर्लियर। मोरक्को की खासियत जो है वो याद रखना है, ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न सहारा रीजन है इट इज़ वेरी मच रिच इन फॉस्फेट। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा एरिया जो है वेस्टर्न सहारा रीजन का इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉस्फेट रीजन, फॉस्फेट का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है जी, फॉस्फेट सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी एक तरह का आप समझिए फर्टिलाइज़र। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 407 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने आसाम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि आसाम के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से ईयर 2019-20 में सेक्स रेशियो वाज मोर देन 1000। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, काफ़ी न्यूज़ में था, क्या पता पूछ ले कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से सेक्स रेशियो इन आसाम इन 2019-20 वाज 1012 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। वही अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 की बात की जाए जो 2015-16 में किया गया था, तो उस टाइम में देयर वर ओनली 993 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगर ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात की जाए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, क्योंकि सेंसस 2021 का तो डाटा अभी आया नहीं है, तो आपसे पूछ सकता है सेंसस 2011 के हिसाब से आसाम का सेक्स रेशियो, तो दैट इज़ 958 फीमेल पर 1000 मेल। लेकिन हाल फिलहाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से एक साल में हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो फीमेल के साइड में ज़्यादा हो गया है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 408 गोपीनाथ बोरदोलोई सब कमेटी। तो देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल है ना, अंडर आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) 6th शेड्यूल है एक तो, और आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) जो कुछ ट्राइबल एरियाज़ के लिए सेल्फ गवर्नेंस के राइट्स देते हैं, जिनको 6th शेड्यूल एरियाज़ भी कहते हैं या ट्राइबल एरियाज़ भी कहते हैं अंडर 6th शेड्यूल। ये जो ट्राइबल एरियाज़ बनाए गए हैं अंडर 6th शेड्यूल एंड आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 एंड 275(1) दे हैव बीन क्रिएटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए सब कमिटी दैट वाज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई। तो गोपीनाथ बोरदोलोई जी के अंतर्गत एक सब कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये शेड्यूल 6 बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टू गिव सम स्पेशल सेल्फ गवर्नेंस राइट टू ट्राइबल पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। गोपीनाथ बोरदोलोई जी के बारे में अगर देखा जाए तो वॉज बॉर्न ऑन 6 जून 1890, डेथ ऑन 5 अगस्त 1950। भारत रत्न इनको 1999 में मिला था पोस्ट ह्यूमसली, और 5 अगस्त जो उनकी डेथ एनिवर्सरी है, 5 अगस्त 1950 को उनकी डेथ हुई थी, उसको अब आसाम सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कर्मचारी दिवस। और उसके अलावा गोपीनाथ बोरदोलोई जी को जो लोकप्रिय टाइटल दिया गया था दैट वाज गिवन बाय द गवर्नर ऑफ आसाम ऑफ दैट टाइम, जयराम दास दौलतराम। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 409 इज अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इतना ज़्यादा डिटेल में रटना नहीं है, ये तो मेंस में काम आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है, लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए एक दिनेश स्वामी कमेटी बनाई गई थी 1990 में, जिसने कहा था कि इलेक्शन के अंदर एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल लगाना चाहिए कैंडिडेट्स के, जिसके बाद कंप्लीट कंट्रोल लगा दिया गया कि इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स खर्च नहीं कर सकते। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी 1993 में बनाया गया था फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उसने कहा था कि पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के नेक्सस को रोकना होगा,
politician criminal nexus. National Commission to Review on Working of Constitution was created in 2003. That was not created just for electoral reform, that was created for overall constitution के functioning का, but that also gave certain recommendations regarding electoral reforms in India. उसके अलावा अगर हाल फिलहाल में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हर पार्टी को पब्लिश करना होगा डाटा रिगार्डिंग ऑन गोइंग क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट देयर कैंडिडेट्स, और दिस directive of the Supreme Court has become applicable from Bihar election that was held in October 2020. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 410 इज अबाउट विजन 2035 रिपोर्ट. तो एक बात आपको अच्छे से समझनी है कि नीति आयोग एक तरह की रिकमेंडेटरी बॉडी है. ये 3 तरह के रिपोर्ट पब्लिश करती है. 3-year एक्शन एजेंडा रिपोर्ट, ये शॉर्ट टर्म रिपोर्ट होता है. 7-year स्ट्रैटेजी रिपोर्ट एंड 15 years विजन रिपोर्ट. तो याद रखना, एक्शन एजेंडा रिपोर्ट 3 साल की होती है, स्ट्रैटेजी रिपोर्ट 7 साल की होती है और विजन रिपोर्ट 15 साल की होती है. हाल फिलहाल में इन्होंने एक विजन 2035 रिपोर्ट पब्लिश की थी, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस रिपोर्ट इन इंडिया. तो दैट वाज दिस 15-year विजन रिपोर्ट. विजन 2035 रिपोर्ट वाज 15-year रिपोर्ट. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. याद रखना, विजन, स्ट्रैटेजी, एक्शन सबसे छोटा, स्ट्रैटेजी बीच में, विजन सबसे बड़ा. टॉपिक नंबर 411 इज अबाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एसएमईज लिटरेचर. तो आसाम साहित्य सभा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया या एक एग्रीमेंट साइन किया है विथ अ डिजिटल कंपनी एमेट्रॉन. इसमें क्या किया जाएगा इस एग्रीमेंट के हिसाब से? नाउ दिस एमेट्रॉन विल कन्वर्ट एसएमईज लिटरेचर इनटू डिजिटल आर्काइव विच विल बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट. तो इसमें सबसे पहले फेज 1 में शंकर देव जी की, श्रीमंता शंकर देव जी और उनके कॉन्टेम्प्रोरी टाइम के जो राइटर्स हैं उनके लिटरेचर को कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में, और बाद में मॉडर्न टाइम्स के राइटर्स के राइटिंग को कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में बाय एमेट्रॉन और उसको इंटरनेट पे अवेलेबल कराया जाएगा. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 412 इज अबाउट स्कीम्स फॉर चिल्ड्रेन. तो सबसे पहला स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS. इसमें कैसा है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के फूड पे, प्री स्कूल एजुकेशन पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे, इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया जाता है. तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को इन सब चीज़ों में हर तरह से, इम्यूनाइजेशन से लेकर स्कूलिंग से लेकर के बेसिक हेल्थ फैसिलिटी सब दिया जाता है इन रूरल एरियाज अंडर आंगनवाड़ी सेंटर्स. दूसरा है मिड डे मील स्कीम. इसको 1995 में लॉन्च किया गया था. 1995 में इसको लॉन्च किया गया था आज न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, लेकिन 2014 में इसका नाम बदल के कर दिया गया मिड डे मील स्कीम. तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि दिस मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995. कोई दिक्कत है नहीं, दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. खाली इसका नया नाम दिया गया था 2014 में. इसके हिसाब से हॉट कुक्ड मील हैज़ टू बी गिवन टू द चिल्ड्रेन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. जिस एज ग्रुप में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए, और क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए कम से कम वो फूड 400-450 कैलोरी का होना चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए. एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन याद मत करो, लेकिन मोटा मोटा ध्यान रखना कि हाँ उसमें ये भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है. क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी का फूड होना चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 413 इज अबाउट HDI रिपोर्ट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट. ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर किया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ग्रोथ तो बस इकोनॉमिक मेजरमेंट होता है, हमें मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ को मेजर करना चाहिए, जिसको नाम दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट. और उसको मेजर करने के लिए उन्होंने इंडिकेटर पब्लिश किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को बाद में यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है UNDP, उसने अडॉप्ट कर लिया. और तब से वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ये UNDP पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज़ को रैंक दिया जाता है. उनको स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, और उस स्कोर के बेसिस पर उनको रैंक दिया जाता है. तो हर साल इस तरह का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है UNDP. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP पब्लिश करता है. और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज़ को स्कोर दिया जाता है और रैंक दिया जाता है. और स्कोर 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे दिया जाता है: हेल्थ,
एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। हेल्थ में देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन में देखा जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो जो लोग स्कूल कर चुके हैं उनकी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और जो स्कूल अभी जा रहे हैं जो बच्चे, उनकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और इकोनॉमिक स्टेटस में देखा जाता है पर कैपिटा इनकम। तो इन 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। और जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें इंडिया की रैंक थी 131, जो पिछले बार की तुलना में 2 पौधा नीचे है। तो पिछले बार हमारा रैंक था 129, अब हमारा रैंक है 131। जबकि अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हमारा इम्प्रूव हुआ है। इस बार हमारा स्कोर 0.645 था, फिर भी रैंक घट गई, 131 हो गई। पिछले बार स्कोर था 0.642, फिर भी रैंक थी 129। इस बार ख़राब हो गई है रैंकिंग। अगर दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री की बात की जाए तो नॉर्वे इज़ द बेस्ट country as far as human development report is concerned with a score of 0.957। तो जो बातें आपको याद रखनी है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बार देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इंडिकेटर्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक। इट इज़ नाउ पब्लिश्ड बाय UNDP एवरी ईयर। फर्स्ट रैंक बिलोंग्स टू नॉर्वे। इंडिया रैंक 131, स्कोर 0.645। जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं वो हेल्थ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज के लिए लिया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड लाइफस्टाइल के लिए लिया जाता है GDP पर कैपिटा। एक और चीज़ याद रखो, APSC में तो क्या पता ना आए, UPSC में ज़रूर आएगा। तो ये जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ना 2020 वाली, उसमें ये 3 इंडिकेटर के अलावा एक प्रोविजनल इंडिकेटर भी लिया गया। एक नया इंडिकेटर लिया जा रहा है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो बोले कि एक और प्रोविजनल इंडिकेटर लिया गया जिसका नाम रखा गया प्लेनेटरी प्रेशर। प्लेनेटरी प्रेशर मतलब पर कैपिटा कार्बन इमिशन। और अगर प्लेनेटरी प्रेशर ले लिया जाए तो इंडिया की रैंक 8 इम्प्रूव हो जाती है। तो इंडिया 131 से इम्प्रूव होकर के 124 तक चला जाता है, जबकि नॉर्वे की रैंक 15 पावदान खराब हो जाती है और आयरलैंड बिकम्स द टॉप मोस्ट कंट्री अगर प्लानिटरी प्रेशर को ले लिया जाए। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इस बार कौन सा एक्स्ट्रा प्रोविजनल बेसिस पे इंडिकेटर लिया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 414 इज अबाउट CMS सीरीज सैटेलाइट। तो देखिए हमारे देश की इसरो जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, ये अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजती है। तो सैटेलाइट का एक सीरीज होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक के सैटेलाइट का अपना अपना सीरीज होता है। तो पहले इनसैट सीरीज भेजते थे, इनसैट 1, इनसैट 2, इनसैट 3। फिर उसके बाद भेजना शुरू किया जीसैट सीरीज, जीसैट 1, जीसैट 2, जीसैट 3। अब इनसैट जीसैट कंप्लीट हो चुका है। अब नया सीरीज शुरू किया है इसरो ने जिसका नाम है CMS सीरीज। CMS सीरीज का पहला सैटेलाइट भेजा गया है CMS-01 एंड ऑल दीज आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। उसके अलावा जब सैटेलाइट भेजा जा रहा है तो कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लिया जाए। सैटेलाइट हो तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भेजते हैं अर्थ से, और सैटेलाइट से वो रिफ्लेक्ट होकर के आता है जिसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो सैटेलाइट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद होते हैं मोबाइल फ़ोन्स की फ्रीक्वेंसी। तो मोबाइल फ़ोन में कैसा है कि फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वो टावर से होकर के वापस आ जाता है, उसमें तो स्पेस में जाता नहीं हो सैटेलाइट तक। तो सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है सैटेलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, फिर मोबाइल फ़ोन की, फिर ब्लूटूथ की, फिर टीवी की, फिर रेडियो की, फिर शिपिंग नेविगेशन की। तो एक बार देख लेना बस पीटी से पहले ये इमेज कि सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो मतलब वेवलेंथ सबसे कम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं या वेव होते हैं उनकी स्पीड बराबर होती है। स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अलग अलग होता है और इस कारण से वेवलेंथ भी अलग अलग होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड। तो हाइयर द फ्रीक्वेंसी लेसर द वेवलेंथ, लेसर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द वेवलेंथ। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 415 इज अबाउट कोस्टल रडार चेन नेटवर्क। तो हमारे देश में सागर मिशन, सागर आपको पता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है ताकि इंडियन ओशन में हमारे नेवी को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि हमारे इंडियन ओशन में हमारा ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़े। तो सागर मिशन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि हमारे कोस्टल एरिया में इस तरह के इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना रहे हैं
जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि कौन से शिप्स इस एरिया से गुजर रहे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके भेजेगा एट IMAC। IMAC का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। तो ये सारे कोस्टल एरिया से इस तरह के रडार लगा करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भेजा जाएगा IMAC में, जो गुड़गांव में है। अब ये जो IMAC इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, यहाँ पे सारे के सारे नॉन मिलिट्री कॉमर्शियल शिप्स के इन्फॉर्मेशन जाते हैं। नॉन मिलिट्री कॉमर्शियल शिप्स को कहा जाता है वाइट शिपिंग। जबकि तो यहाँ पे जाएगा नॉन मिलिट्री कॉमर्शियल शिप का कि भाई कौन कौन से नॉन मिलिट्री कॉमर्शियल शिप यहाँ से गुजर रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन ये लोग कलेक्ट करेंगे और भेजेंगे IMAC तक। जबकि मिलिट्री कॉमर्शियल शिप, मिलिट्री शिप्स को कहा जाता है ग्रे हल्क शिप, और ग्रे हल्क शिप का इन्फॉर्मेशन IMAC को नहीं जाता है। यहाँ पे भी कॉमर्शियल शिप्स का इन्फॉर्मेशन जाता है। ग्रे हल्क शिप या मिलिट्री शिप का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस, और वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्लासिफाइड होता है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए था, ये कोस्टल रडार चेन नेटवर्क, ये कोस्टल रडार चेन नेटवर्क हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमने इंडियन ओशन के 3 देश मॉरिशस, सेचिल और श्रीलंका को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो अब उनके साथ भी हम इस एरिया में जो भी वाइट शिपिंग मूव होगी उसका इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मॉरिशस, सेचिल, श्रीलंका, सागर मिशन के अंतर्गत ये इनिशिएटिव है। मेंस में तो काम आ ही जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 416 इज अबाउट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हुआ है, दैट हैज़ बीन हेल्ड इन हरियाणा। इसमें 4 नए गेम इंक्लूड किए गए हैं। कलारी पट्टू, तो कलारी पट्टू इज अ मार्शल आर्ट गेम्स दैट बिलोंग्स टू केरला and it belongs to about 3rd century BC old. Women also participate in this Kalari Pattu and all people of all caste can engage into this Kalari Pattu. फिर है मलाखंबम। मलाखंबम belongs to महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का तो मलाखंबम स्टेट स्पोर्ट्स भी है। तो मलाखंबम में इस तरह से जिम्नास्टिक परफॉर्म किया जाता है, इसको भी इंक्लूड किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम में। फिर है गटका। गटका में इस तरह से स्वॉर्ड फाइटिंग होती है। इट बिलोंग्स टू पंजाब एंड इट बिलोंग्स टू 15th सेंचुरी ऑफ पंजाब। यूरोपियंस इसको लेकर के आए थे और यूरोपियंस के आने के बाद ये गटका और ज़्यादा इंप्रूव हो गया और पॉपुलर हो गया। थांगटा, इसको भी इंक्लूड किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इट बिलोंग्स टू मणिपुर। इट इज़ आर्म्ड कॉम्बैट, इस तरह से लड़ाई होती है। और अगर आर्म्ड कॉम्बैट है तो इसको कहा जाता है थांगटा। अगर अनआर्म्ड कॉम्बैट है, बिना हथियार की लड़ाई होती है, तो उसको कहा जाता है सरीत सरक। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 417 इज अबाउट लेपर्ड सेंसस। तो 2018 में लेपर्ड सेंसस कराई गई थी। हर 4 साल पे लेपर्ड सेंसस होती है, लेकिन रिपोर्ट हाल फिलहाल में आया था 2018 वाला जो लेपर्ड सेंसस था, उसका रिपोर्ट हाल फिलहाल में आया था। इसके हिसाब से हमारे देश में टोटल अब 12,852 लेपर्ड्स हैं, जो पिछले बार सेंसस हुई थी 2014 में उसके तुलना में 60% ज़्यादा। तो पिछले बार जब सेंसस हुआ था 2014 में, उस टाइम में लेपर्ड्स की संख्या थी 7,910, अब हैं 12,852। तो पिछले बार के सेंसस की तुलना में इस बार 60% ज़्यादा लेपर्ड हैं। अगर लेपर्ड्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में। लेपर्ड्स की बात की जाए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में। और लेपर्ड्स आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड डाटा बुक। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 418 भीम ऐप। तो भीम ऐप तो आपको पता ही है। इट अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। ये तो आपको पता है भीम ऐप। अभी भीम ऐप में एक चीज़ अच्छा से याद रखना, इट हैज़ 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये 3 लेवल याद रखना, 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन। UPSC में इस पर सवाल पूछें घुमा घुमा करके, तो मुझे लगता है APSC वाले कॉपी कर सकते हैं। कुछ याद करो ना करो, याद रखना 3 लेवल ऑथेंटिकेशन इन भीम ऐप। कहाँ कहाँ पे ऑथेंटिकेशन है वो भी याद कर लेते हैं। देखो, पहला ऑथेंटिकेशन होता है व्हेन ऐप बाइंड्स विद द डिवाइस ID। तो जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं उसको वो ऐप यूज करता है। अगर आप दूसरे नंबर से अपने अकाउंट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, अपने अकाउंट में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएगा। सेकेंड, a user needs to sync whichever bank account in order to conduct transaction। तो आपको अपने बैंक अकाउंट को फिर सिंक करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। और तीसरा, यूजर सेट्स अप ऐप वेयर दे आर आस्क्ड टू क्रिएट ए पिन। तो तीसरा, आपको अपना ऐप जब आप बनाते हैं भीम ऐप, तो उसमें भी आपको अपना एक पिन डालना पड़ता है।
ठीक है जी। अब इतना रटो ना रटो, इतना याद रखना कि इट हैज़ 3 लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहला, जब आप अपना ऐप पे आपको अपना पिन बनाना डालना पड़ता है। दूसरा, आपको अपना सिम से कनेक्ट करना होता है अपने अकाउंट नंबर को। और तीसरा, ऐप से आपको अपने अकाउंट नंबर को कनेक्ट करना होता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। उसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, हाल फिलहाल में आरबीआई ने एक नया मैकेनिज्म लाया है जिसका नाम है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इज ए फ्रॉड डिटेक्शन टूल अगेंस्ट काउंटरफीट चेक्स। तो अगर नकली चेक्स है ना तो उसको ये टेस्ट कर लेगा। कैसे टेस्ट कर लेगा? चेक्स के नीचे जो नंबर्स लिखे रहते हैं, वो नंबर्स को आप फीड करके देख लीजिए इस पॉजिटिव पे मैकेनिज्म टूल पे, आपको पता चल जाए कि ये चेक फर्जी है या असली। सीधा सीधा याद रखना, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म कौन लेकर के आया? आरबीआई। क्या काम है इसका? फ्रॉड डिटेक्शन अगेंस्ट काउंटरफीट चेक्स। बोडो एज एन ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो असम सरकार ने एक नया कानून पास किया दिसंबर 2020 में, असम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट लॉ। इसके हिसाब से बोडो इन देवनागरी स्क्रिप्ट हैज़ बीन मेड एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी तक कैसा था? बोडो वाज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली इन सम स्पेसिफाइड बोडो मेजॉरिटी एरियाज, बट नाउ इट हैज़ बीन मेड एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंटायर असम। एसोसिएट किसका? मेन कौन सा? असमीज। और उसका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना दिया गया फॉर इंटायर असम। बंगाली की अगर बात की जाए तो बंगाली इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट ओनली इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑफ बराक वैली, दैट इज़ कचार, करीमगंज एंड हाइलाकांदी। अगर बोडोज की बात की जाए तो सेंसस 2011 के हिसाब से देर आर अबाउट 14 लाख बोडो स्पीकर्स, दैट इज़ अबाउट 4.53% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 420 काफ़ी सरल सा टॉपिक है। ये मुझे लगता भी नहीं है कि APSC में आएगा, और शायद से मैंने ये स्टारिंग भी गलती से दे दिया है, इसको 1 स्टार देना चाहिए। फिर भी क्या पता पूछ ले। देखो, ये पत्थल गाड़ी मूवमेंट हाल फिलहाल में न्यूज़ में था मेंस पर्सपेक्टिव से। तो पत्थल गाड़ी एक इनिशिएटिव है जो झारखंड के अंदर ट्राइबल लोगों को भारत सरकार के इनिशिएटिव्स या स्कीम्स के बारे में अवेयर करने के लिए इस तरह के पत्थरों पे इंफॉर्मेशन लिखा जाता था कि भाई आपके लिए ये स्कीम चल रहा है। अब हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि झारखंड के अंदर अब ट्राइबल लोग, जो थोड़े से माओवादी ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने ये पत्थर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि यहाँ भारत सरकार का कानून नहीं चलेगा, यहाँ पे बस हम राज करेंगे। तो इसी को नाम दिया गया है पत्थल गाड़ी मूवमेंट इन झारखंड, जिस कारण से काफ़ी न्यूज़ में था। तो माओइस्ट हैव बीन यूजिंग नाउ दिस पत्थल गाड़ी अप्रोच इन ऑर्डर टू अटैक गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव। ठीक है जी। तो पत्थल गाड़ी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद झारखंड, ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। पहले ट्राइबल्स को इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था, अब उसी में से कुछ ट्राइबल जो हैं इसको भारत सरकार के खिलाफ एक तरह से आप समझिए चेतावनी लिखने के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ये आज का आखिरी टॉपिक है, कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। हाल फिलहाल में हमने ज़्यादा टॉपिक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, 8 बजे हम नहीं ला पा रहे हैं, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे कि वी स्टिक टू द टाइम लाइन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।